Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. Ninth class, chapter number 4, cells and tissues, page number 52 from पंजाब टेक्स्ट बुक। तो आज हम लोग ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे शुरू से इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। सेल्स एंड टिश्यूज़, सेल्स जो है वो हमारी बॉडी का सबसे छोटा सबसे बेसिक यूनिट है, ठीक है। और अगर सेल को डिफ़ाइन करें तो हम यही कहेंगे द बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड सेल। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक वॉल होती है, इट इज़ वेरी कॉमन एग्जांपल। एक हमारे पास वॉल है जिसके अंदर ब्रिक्स लगी हुई हैं, ठीक है। तो ब्रिक्स मिल के एक बड़ी सारी वॉल बनाती हैं। तो एक ब्रिक जो है वो सेल उस ब्रिक का किरदार अदा करता है हमारी बॉडी में। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये हाथ है, हमारी आंखें हैं, हमारी आंखों के ऊपर हमारी आंखों के आगे मौजूद एक पतली सी शाइनी सी लेयर होती है, चाहे उसकी बात है, ठीक है। चाहे हमारे फिंगर नेल्स हैं, चाहे हमारी स्किन है, चाहे हमारे हेयर हैं, हर चीज़ इस कंप्राइजेज ऑफ सेल्स। 1 2 3 4 बहुत से सेल्स मिलके उस ऑर्गन को या उस बॉडी को फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब ये फ़ौरन से वो बॉडी फॉर्म तो नहीं हो जाती ना, सेल से लेके एक पूरी बॉडी बनने के दरमियान में प्रोसेस है। सबसे पहले तो छोटे छोटे सेल्स मिलते हैं आपस में और एक ख़ास किस्म का टिश्यू बनाते हैं। तो इस पूरे चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास इतनी सी कहानी है कि सेल्स कैसे मिलते हैं, कौन कौन से सेल्स मिलते हैं और कौन कौन से ख़ास किस्म के टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपकी बुक के ऊपर मेंशन भी है, वहाँ से भी मैं आपको थोड़ा सा रीड आउट करवाऊँगी। लेकिन सबसे पहले चाहे आप बर्ड्स की एग्जांपल ले लें, आप इंसेक्ट्स की एग्जांपल ले लें, आप ह्यूमंस की एग्जांपल ले लें, एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ कम्पोज ऑफ सेल्स। हर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सेल से मिलके बनी है। हाँ, ये डिफरेंस है कि कुछ बॉडीज़ जो है वो सिंगल सेल से मिलके बनी हुई होती हैं, कुछ बॉडीज़ मल्टीपल सेल से मिलके बनी हुई होती हैं, ठीक है। कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, और कुछ बॉडीज़ जैसे कि ह्यूमंस हैं, ये कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है हमारा। तो हमारी बॉडी को बनाने के लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ सो मैनी सेल्स, सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है। तो आप बुक ओपन कर लें, पेज नंबर 52, वहाँ से एक छोटी सी यहाँ पे छोटा सा पैराग्राफ है जिसके अंदर उन्होंने यहाँ पे सारी एग्जांपल एक्सप्लेन की हुई है जो मैंने अभी आपको बताई है। इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो लास्ट 2 लाइन्स हैं, दे आर द इम्पॉर्टेंट वंस रिगार्डिंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। वी विल टेक अ क्लोज लुक एट सेल्स एंड लर्न अबाउट देयर इंटरनल स्ट्रक्चर्स। हम लोग इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। और दूसरी बात, वी विल ऑल्सो लर्न हाउ स्पेसिफिक सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़। और ये देखेंगे कि किस तरह से स्पेसिफिक का मतलब होता है ख़ास, किस तरह से ख़ास किस्म के सेल्स आपस में ग्रुप बनाते हैं और फिर एक टिश्यू बना देते हैं, और उस टिश्यू का क्या नाम होता है, ठीक है। तो आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ये है माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ द सेल थ्योरी। दिस इज़ 4.1, ठीक है। ये वाला हम लोग आज टॉपिक क्लियर करेंगे। तो इसके अंदर से, इस पैराग्राफ में से कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको आपके जहन में ये चीज़ें होनी चाहिए कि इस पैराग्राफ के अंदर क्या क्या बात की गई है, ठीक है। और ये वाला दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि सिंगल सेल है या मैनी सेल है, कौन सी बॉडी किससे बनी हुई है। एनी हाउ, द मेन टॉपिक इज़ माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ द सेल थ्योरी। इसके अंदर सबसे पहले, इस टॉपिक के अंदर जाने से पहले हम लोग माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप, 3 तरह की माइक्रोस्कोप जो है वो हमें पता चलती हैं। सबसे पहले हमारे पास है बहुत सिंपल सी माइक्रोस्कोप जिसको हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। सेकंड है हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप, जो हमारी लैब में आम तौर पे यूज़ की जाती है। हमारी स्कूल्स लैब में, कॉलेजेस लैब में ये लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ की जाती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पहले के दौर में इस्तेमाल की जाती थी। तीसरी है जो कि हर जगह मौजूद नहीं होती, बहुत जो हाई क्वालिफाइड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसके अंदर में भी ये मौजूद हो, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है जी। तो ये 3 तरह की माइक्रोस्कोप है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये ऐसी माइक्रोस्कोप थी जो एक ट्यूब की तरह थी, और जिसके ऊपर एंड पे भी एक लेंस था और लोअर एंड पे भी एक ही लेंस था, और उसकी मदद से कोई भी स्पेसिमेंस को देखा जाता था, ठीक है। यहाँ पे आपकी आई है
और यहाँ पे आपने स्पेसिमन रखा हुआ है और उसको आप देख रहे हैं, ठीक है। ये 2 लेंस है। फिर लाइट माइक्रोस्कोप आया, तो लाइट माइक्रोस्कोप में भी यही था, सिंगल लेंस ऊपर, यहाँ पे आप अपनी आई रखते हो और नीचे ये भी एक ट्यूब की तरह होती है, लेकिन इन तीनों माइक्रोस्कोप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या डिफरेंस आ गया कि इसके अंदर अब उन्होंने आपको 3 तरह के लेंस प्रोवाइड कर दिए हैं जो कि आपको थोड़ी हाई प्रोफाइल इमेज दिखाते हैं, ठीक है जी। और तीसरा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में था कि जहाँ पे सबके अंदर शुरू में जहाँ पे आप आई रख रहे हो वहाँ पे सिंगल लेंस है, यहाँ पे डबल लेंस था। इट इज़ बाइनोक्यूलर, ठीक है। आगे से एक ट्यूब है और उसके बाद मज़ीद उसके आगे से लेंस जो है वो डिफरेंट रेजोल्यूशन के लेंस आगे मौजूद है, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे करके कर लें और कि थोड़ी सी ये माइक्रोस्कोप की लुक आ जाए। बहरहाल द मेन थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड कि ये 3 तरह की माइक्रोस्कोप है और इसके अंदर क्या डिफरेंस है ये आपको नज़र आ चुके हैं। अब दूसरी बात मैं करूँगी इसके अंदर रेजोल्यूशन पावर की, कि कौन सी मैग्निफिकेशन पावर की 2 तरह की पावर इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। एक है हमारे पास मैग्निफिकेशन और दूसरी है हमारे पास रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ के नाम है, रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर, ओके। तो सबसे पहले मैं अगर मैग्निफिकेशन की बात करूँ, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाना। अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो उस दौर में ये हमें 3 गुना से 9 गुना बड़ा करके किसी भी चीज़ को दिखा सकती थी, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब ईजाद हुआ तो इसके अंदर थोड़ा सा क्या डिफरेंस आया कि इसकी मैग्निफिकेशन पावर लीड्स टू फ्रॉम स्टार्टिंग टू कर लें आप 3 टाइम्स टू 1500 टाइम्स, इतना ज़्यादा डिफरेंस इसमें देखा गया, ठीक है। तो आप ये सोचें ना कि अगर एक माइक्रोस्कोप 3 गुना से 9 गुना करके दिखा रहा है तो दूसरा माइक्रोस्कोप 3 गुना से 1500 गुना तक की चीज़ को एलेबोरेट करके आपके सामने रख रहा है। तो इसमें से कौन सा जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो हमारी लैब्स में आमतौर पे जो इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं लैब्स में, वो ये वाला है लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है वो इससे भी ज़्यादा है, वो हम लोग आगे देखेंगे, वो दैट इज़ मोर इन थाउजेंड्स। तो उसके अंदर डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर लाइट पास की जाती है, ठीक है, लाइट पास की जाती है। एक हमारी आँख है और उसके बाद जो एक हमारे पास स्पेसिमन पड़ा हुआ है उसके दरमियान लाइट पास की जाती है, ठीक है। और जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसके अंदर ख़ास तौर पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पास किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें वो चीज़ जो ज़्यादा एलेबोरेट होकर नज़र आती है। और इसमें हम लोग ज़्यादातर वो चीज़ें देखते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी मैग्निफिकेशन पावर देखें तो दैट इज़ 250,000 टाइम्स। ये एक ऑब्जेक्ट को 250,000 टाइम्स तक मैग्नीफाई करके दिखाता है, ठीक है। तो मेन डिफरेंस आपने क्या देखा तीनों माइक्रोस्कोप में। एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसका मैग्निफिकेशन क्या है, पावर क्या है, 3 टाइम्स टू 9 टाइम्स। और लाइट माइक्रोस्कोप का 3 टाइम्स टू, ये 3 टाइम्स ज़रूरी नहीं, यहाँ पे ये मैंने खुद लगाया है, लेकिन हमने चूँकि शुरू में कोई ना कोई फिगर रखना था इसलिए मैंने 3 टाइम्स लगा दिया है। तो इसमें आएगा कि 1500 टाइम्स तक आप किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 250,000 टाइम्स तक आप लोग किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वाला MCQ आ जाता होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल। अगर आ जाता है तो आपको ये नहीं आएगा कि 3 टाइम्स टू 9 टाइम्स, 3 टाइम्स टू 1500, 3 टाइम्स टू 250, आपको ये आएगा 3 टाइम्स टू 9 टाइम्स और अप टू 1500 टाइम्स और अप टू 250,000 टाइम्स। इसी तरह हमारे पास रेजोल्यूशन पावर भी है इन तीनों की अलग-अलग, ठीक है। यहाँ तक आपको
क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपका इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स बिलो। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अब बुक से मूव करते हैं। अपनी बुक्स खोल लें, पेज नंबर 52। ठीक है, अब मैं आपको बुक से थोड़ा सा बताऊंगी कि मज़ीद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ओके जी, तो बुक्स आपने खोली पेज नंबर 52 पे। सबसे पहले अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ों को हाईलाइट करेंगे जो कि ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम लोग आउटलाइन बनाएंगे ताकि हमें ये वाला जो टॉपिक है पूरा याद करने की के लिए आसानी हो। द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी, बल्कि लिख लें व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी आगे क्वेश्चन मार्क। दिस इज़ नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन अभी तक जो हमारे सामने आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी। द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नाउन एज माइक्रोस्कोपी। अब ये बहुत लिमिटेड सा आंसर है, तो ये यहाँ पर आपको 9th क्लास में 10th क्लास में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो हम उसके अंदर एक लाइन लिखेंगे तो दैट विल बी नॉट फेयर। तो हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ माइक्रोस्कोप। एक है कंपाउंड है, दूसरी है लाइट और तीसरी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये थोड़ा सा आप एडिशन कर देंगे तो इट लुक्स नाइस और आपको मतलब आप लोगों के मार्क्स किसी सूरत में कट नहीं सकते। इज दैट क्लियर? ओके, द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वॉज डिवेलप्ड बाय ज़ैकरियास जैनसन इन हॉलैंड इन 1595। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। ठीक है, ये MCQ यहाँ पे बन रहा है, इसके ऊपर लिख लें MCQ। ठीक है जी। इट वॉज सिंपली अ ट्यूब विद लेंस एट ईच एंड इट्स मैग्निफिकेशन रेंज फ्रॉम 3 times to 9 times। ये वही जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लेक्चर में बताया है कि ये एक ट्यूब की तरह होती है जिसके दोनों इर्द गिर्द दोनों साइड पे लेंस हैं और इसकी मैग्निफिकेशन पावर क्या है 3 times to 9 times। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 3 लाइनें हैं इसके अंदर 3 तरह के मुख्तलिफ सवालात बन रहे हैं, ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वाला लफ्ज़ जो है ये जो नाम है इसको आप याद करोगे ज़ैकैरियास, ज़ैकैरियास जेनसन, ज़ैकैरियास जेनसन। ठीक है, ज़ैकैरियास जेनसन, ज़ैकरियास जेनसन। टू इंपॉर्टेंट टर्म्स आर यूज इन माइक्रोस्कोपी। इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के दो कौन सी टर्म्स है जो माइक्रोस्कोपी में इस्तेमाल की जाती हैं, तो दैट इज़ द मैग्नीफिकेशन एंड द रिजॉल्विंग पावर, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सबसे पहले मैग्नीफिकेशन है, उसकी डेफिनेशन क्या हमारे पास, आप मैग्नीफिकेशन के ऊपर इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, इसका मतलब है कि हमारी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। मैग्नीफिकेशन इज़ द इंक्रीज इन द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का, जो किसी चीज़ का अपना असल साइज़ है उसके अंदर इजाफा हो जाता है, उसको बड़ा करके दिखाया जाता है। एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन माइक्रोस्कोपी। ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप कहते ही उसको हैं जब हम किसी चीज़ को एलेबोरेट करके देखते हैं। तो द डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन इज इट इज़ द इंक्रीज द फिनोमिना इन विच द इंक्रीज इन अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन माइक्रोस्कोपी। अगर आपने प्रॉपर डेफिनेशन बनानी है तो आप ये लिखोगे, इसको काट देंगे, द इंक्रीज इन अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मैग्निफिकेशन। एंड अब ये भी 2 नंबर पूरे नहीं कर रही ये लाइन, तो आप इसके आगे ऐड कर लोगे, द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ compound microscope is this, the magnification power of light microscope is this and the magnification power of electron microscope is this। ये आप खुद से ऐड कर रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड द क्रिएटिव राइटिंग। ये खुद से ऐड करोगे, ये चीज़ तो एग्जामिनर आपके कभी भी नंबर डिडक्ट नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप सिर्फ एक लाइन लिख दोगे तो मे भी आपको 2 में से 1.5 मिले, आपको पूरे 2 नंबर नहीं मिल सकते। ठीक है, तो यू हैव टू फाइट फॉर योर नंबर। एनीवेज, सेकंड हमारे पास है रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन। ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर होगा द मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ इमेज। अब मैग्निफिकेशन में तो हमने एक इमेज को बड़ा करके दिखा दिया। आप अगर फ़ोन में अपनी तस्वीर बनाते हैं तो आपने अक्सर देखा जब हम चीज़ को बड़ा करते हैं तो वो ब्लर सी होना शुरू हो जाती है। अब उसको ब्लर को ख़त्म करने के लिए हम उसको टैप करते हैं स्क्रीन को तो वो क्लियर होना शुरू हो जाती है। जब वो इमेज क्लियर होना शुरू हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है, रेजोल्यूशन पॉइंट। और इसकी रिजॉल्विंग पावर क्या है? ठीक है, तो रेजोल्यूशन है क्या एक्चुअली, द मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। अब ये डेफिनेशन कंटिन्यू है, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस एट विच 2 ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। ऐसा मतलब छोटा सा डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल देखें, अगर मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं
एक ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये दो सेल्स हैं और मैं इसको माइक्रोस्कोप से देख रही हूँ, और अगर इन दो सेल्स के दरमियान वाला जो फासला है, ठीक है, अगर इन दोनों सेल के दरमियान फासला 0.1 मिलीमीटर है, तो मेरी आँख जो है, नेकेड आई का मतलब है आँख जो कि माइक्रोस्कोप इस्तेमाल नहीं कर रही, मेरी आँख की सब्जेक्ट को देख सकती है। इज़ दैट क्लियर? लेकिन अगर 0.1 मिलीमीटर से कम आ जाता है, फॉर एग्जांपल 0.05 मिलीमीटर का डिफरेंस आ गया, डिस्टेंस आ गया किसी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, तो मेरी आँख इसको नहीं देख सकती। इसको देखने के लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। अब दोबारा मैं एक दफ़ा बुक से आप लोगों को बता देती हूँ। रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन इज अ मेजर ऑफ क्लैरिटी, नंबर 1। नंबर 2, इट इज़ अ मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम का मतलब होता है कम से कम डिस्टेंस, एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। अब मैं अगर बहुत दूर से देखूंगी तो मुझे ये फासला भी नज़र नहीं आएगा और मुझे लगेगा एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन मैं जितना करीब इसको देखती जाऊंगी, इतना कि 0.1 मिलीमीटर तक फासला रह जाए, तो मेरी आँख इसको डिफ्रेंशिएट कर देगी। ह्यूमन नेकेड आई कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट्स विच आर एट लीस्ट 0.1 मिलीमीटर अपार्ट। इसके ऊपर भी लिख लें, ह्यूमन नेकेड आई से पहले लिख लें ऑब्जेक्टिव। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि ह्यूमन नेकेड आई के जो ह्यूमन आई जो है उसका रिजॉल्विंग पावर क्या है। आपकी जो आंख है, ये तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि हमारी आंख का रेजोल्यूशन पावर क्या है, ठीक है। तो दिस इज़ नाउन एज द रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है, इफ़ वी प्लेस टू ऑब्जेक्ट्स 0.05 मिलीमीटर अपार्ट। लेकिन अगर हम दो ऑब्जेक्ट को इस तरह रखें कि उनके दरमियान में फासला 0.1 से भी आधा हो, ठीक है, तो क्या होगा? ह्यूमन आई would not be able to differentiate them as two separate objects. Magnification and resolution can be increased with the help of lenses. lenses के तौर की मदद से इसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसके अंदर सिर्फ एक लेंस है, तो इसमें तो नहीं मैं इंक्रीज़ कर सकती ना। लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर 3 लेंस, अगर आपने लेबॉर्ट्री में देखा हुआ है तो 3 लेंस है। मैं एक लेंस से देखती हूँ, मुझे एक क्लियर चीज़ नज़र आती है। मैं और ज़्यादा क्लियर देखना चाहती हूँ, मैं दूसरे लेंस को इधर ले आती हूँ। मैं और ज़्यादा क्लियर देखना चाहती हूँ, मैं तीसरे लेंस को इधर ले आती हूँ। और अगर आप बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो ये तो वाकई बहुत ज़्यादा क्लियर है चीज़ को, क्योंकि ये जो चीज़ की मैग्नीफिकेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हो, उसकी रेजोल्यूशन पावर कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये था आज तक का टॉपिक। बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ी सी आउटलाइन बनाने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा अगर आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से लिया है तो इसको याद करना बहुत आसान है। तो अगर इसमें आप लोगों को कोई मसला है, कोई आपका क्वेश्चन बनता है, तो आप उसको नीचे कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका आंसर कर दूँगी, ठीक है। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले एक दफ़ा मैं एक चीज़ रिपीट कर दूँ, वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने इस पहले टॉपिक में देखे हैं। सबसे पहले माइक्रोस्कोपी क्या है, दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने इजाद किया, किसने डेवलप किया, ज़ैकरिया जेनसन इन हॉलैंड इन 1595। तीसरा क्वेश्चन के मैग्नीफिकेशन पावर क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चौथा क्वेश्चन व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैग्नीफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर। यहाँ खाली पूछा जा सकता है व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन। पांचवा क्वेश्चन व्हाट इज़ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर। छठा क्वेश्चन व्हाट इज़ द रेजोल्यूशन पावर ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बने हैं, तो वो भी मैं इसके ऊपर आप लोगों के लिए ज़रा जो है ना इसके ऊपर लिख के पेज के ऊपर, तो मैं वो भी साथ में लगा दूँगी। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप। आज तक के लिए इतना ही। गुड लक फॉर योर लेसन। अल्लाह हाफिज़।